तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हैं बेसिकली। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या कहते हैं कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड मेनी ऑफ द अलॉयज शो फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होता है? वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल हो, ठीक है, वो कहते हैं फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। मटीरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये इस फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नेट से आयरन को पिक कर लिया, स्टील को पिक कर लिया, ठीक है, निकल को पिक कर लिया, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं विच कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। Magnets are generally made of steel, an alloy of iron and carbon that retains magnetism much better than their alone, the an iron alone, ठीक है। अब बेसिकली क्या जी होता है, जो मैग्नेट हम बनाते हैं ना, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, वो बेसिकली स्टील और कार्बन की मिक्सचर से अलॉय बनाते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाए मैग्नेटिज्म एज कम्पेयर विद आयरन। जैसे किसी फॉर एग्जाम्पल आप अट्रैक्ट करोगे ना मैग्नेट को, आयरन को अट्रैक्ट करोगे मैग्नेट से, तो आयरन हटाने के बाद मैग्नेटिज्म उसमें से खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टील को अट्रैक्ट करोगे ना तो मैग्नेटिज्म उसमें से रिटेन रहता है, थोड़ी देर से खत्म होता है। इसकी एग्जाम्पल यही है कि आयरन नेल्स को आप अट्रैक्ट करोगे ना, सबसे ऊपर वाली ऊपर लग जाएगी, नीचे बाकी सारी नेल्स उसके साथ अटैच होंगी, तो जैसे मैग्नेट ऊपर वाली से हटेगा सब गिर जाएंगे। लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता। स्टील की जो वो होती हैं आपकी पेपर क्लिप्स होते हैं, जैम क्लिप्स जो कहलाते हैं, उस पे आप उसकी सीरीज, उसकी पूरी चेन को अट्रैक्ट करवाओ मैग्नेट से, और जैसे ऊपर वाली हटाओगे ना तो थोड़ी देर तक वो आपस में अटैच रहेंगी। मैग्नेट हट भी जाएगा फिर भी थोड़ी देर बाद फॉल कर जाएंगे। उसका मतलब स्टील जो है वो अच्छा खासा मैग्नेट स्टोर कर लेता है थोड़ी देर तक एज कम्पेयर विद द आयरन। तो इसलिए जब आपको टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने होते हैं ना तो आप आयरन यूज करते हैं, जब आपको परमानेंट मैग्नेट्स बनाना है तो आप स्टील यूज करते हैं, ठीक है। जी ये स्टील है, स्टेनलेस स्टील नहीं है। स्टेनलेस स्टील मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, सही है, क्योंकि उसके जी ऊपर हम एक कोटिंग लगाए थे। वो कोटिंग वो नॉन मैग्नेटिक होती है, फेरो मैग्नेटिक नहीं होती, सही। ठीक है। द एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और इसके बारे में जो है वो लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह साउथ साउथ को रिपेल करेगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ तो कॉन्सेप्ट पता है ना। नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ अर्थ के एक मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह का मैग्नेट है। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा ना तो आपका मैग्नेट उसकी साउथ पोल के साथ कनेक्ट होगा, आपके मैग्नेट का साउथ पोल से कनेक्ट होगा। इसी तरह है, किसी टेबल पे आप मैग्नेट जी को एक डायरेक्शन में रखो, अगर वो अर्थ की नॉर्थ से नॉर्थ लगा रहा होगा ना तो फौरन मैग्नेट छोड़ने के बाद घूम जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो समझो अर्थ का नॉर्थ अगर आपके लेफ्ट पे है और मैग्नेट का नॉर्थ भी आपने वहीं रख दिया तो वो घूम जाएगा, अपने आप रोटेट कर देगा 180 डिग्री। हमेशा मैग्नेट अच्छा अपना नॉर्थ ना अर्थ के साउथ से मिलाएगा और अर्थ के नॉर्थ से अपना साउथ मिलाएगा। ये रियलिटी है। सही। कभी बाहर जी मैग्नेट को रखना एक डायरेक्शन में, सीधा खड़ा हुआ होगा, सीधा पड़ा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे उसको 180 घुमाना, ऐसे ही छोड़ोगे तो हम्म, घूम जाएगा, रुकेगा नहीं वहाँ, ठीक है। जी चलो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक शेप्स की, कि मैग्नेट किस किस तरह के शेप्स के होते हैं। So just as with the gravitational fields and electric fields, a magnetic field is also a region in which a force is felt. जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है, चार्ज के अराउंड जो है वो फोर्स होती थी, फील्ड होती थी। और ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होता था, अर्थ के अराउंड, अर्थ के क्या कहते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो फील्ड होती थी, या फिर कोई और वो है प्लैनेट है उसके अराउंड फील्ड होती जी है, ठीक है। तो इसी तरह जी मैग्नेट में क्या, मैग्नेट के सर, अराउंड फील्ड है। हाँ बोलो। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसका फॉर्मूला है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अच्छा। तुमने बनाई है, फॉर्मूला शीट्स बनाई है? नहीं सर, वो मेरे सर के नोट्स पढ़े। मैं जब जाने से पहले ना तो मैंने वो क्लासेस, कॉलेज जा रहा था ना, तो हम्म। वहां पे बैठ के मैं नोट्स बना रहा था, तो वो उनके मैं अभी देख ही रहा था। अभी कॉपी मैंने अभी खोली, तो मैग्नेटिज्म मैंने आधा किया है उसके अंदर, अच्छा आधा भी रहता है उसके। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब ये देखो भाई, आपको कहा मैग्नेट के अराउंड भी फील्ड होती है, ठीक है। In this case, the force is the force on a single north pole placed in the field. The field shape can be shown using the magnetic force, which are known as magnetic field lines. अब बेसिकली मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होती है उसको कैसे रखते हैं, एक आपने मैग्नेट रखा ऐसे, इसका नॉर्थ और साउथ यहाँ है, तो आपको तो नहीं पता कहाँ है नॉर्थ साउथ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ कंपास रखोगे, मैग्नेटिक कंपास, जिसका साउथ आपके नॉर्थ से मिलेगा। फिर आपने आगे डॉट लगा दिया, फिर आपने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ उठाया,
उसका साउथ इसके नॉर्थ से मिलेगा, फिर आगे एक पॉइंट लगा दिया। इस तरह मैग्नेटिक कंपास को आगे ले जाते होगे, आपको पॉइंट्स देते रहेगा। इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे ना, तो इस तरह से मैग्नेट की शेप बनेगी। और में पड़ा होगा, याद होगा ना ये जी। तो इस तरह ओ से लेवल्स है, हाँ ओ लेवल्स से है। बिल्कुल 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 सेम ही है वो। जैसे आपने कंपास रखा, तो यहाँ नॉर्थ है, तो जी कंपास का साउथ यहाँ टच हो रहा होगा, तो कंपास की दूसरी साइड नॉर्थ होगी, तो उधर पॉइंट लगा दो। फिर कंपास उठा के जी पॉइंट पे रखो, फिर वो यहाँ दिखा रहा होगा, यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर रखो, फिर यहाँ पॉइंट लगा दो। इस तरह करते करते डॉट होंगे, इन सब डॉट को ज्वाइन कर दो, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी करना है। तो ये चीज जी आपको इंडिकेट करेगी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू द साउथ। ठीक है, जी क्लियर है। जी सर। इसी तरह यहाँ पर भी यही है, मैग्नेट का शिफ्ट है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। जो इजीएस्ट पाथ होगा, ये सामने है तो स्ट्रेट जा रहा है, ये साइड में तो ऊपर से जा रहा है। अब हाँ यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखा हुआ है तो रिपेलिंग है। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो रिपेलिंग फोर्स बन रही थी। यहाँ पर बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था, यहाँ कोई फील्ड नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन नहीं होगी। ठीक है, जी उसके बाद हमने दिखा दिया ये सब। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट की बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि अगर मैग हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट एक इलेक्ट्रिक करंट है। पहले तो ये बात समझ लो, किसी कंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा ना, तो उसके अंदर से मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा। दिस इज नेचुरल। ठीक है, किसी भी कोई सर्किट वायर से। है, हाँ कोई भी सर्किट से या वायर से, कोई भी कंडक्टर से, जैसे हम्म, आपने करंट पास ऑन करवाया, तो होगा क्या कि वो जो है ना, उसके अंदर मैग्नेटिज्म सेल्फ जनरेट हो जाएगा। वो नेचुरल मैग्नेटिज्म नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलाएगा। यानी कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू जी इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, सही। ये क्यों होता है बेसिकली, हर कंडक्टर के अंदर जो है वो टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो जब जी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, तो वो सारे डोमेन्स जो हैं एक डायरेक्शन में लाइन हो जाते हैं। तो एक डायरेक्शन में लाइन होते हैं, तो उनके अंदर मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। सही। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे, ये मैग्नेटिज्म बंद है, क्योंकि टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू करंट। अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो जी परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, वो तो नेचुरली अकरेंट मैग्नेट होते हैं ना, मैग्नेटाइड मटेरियल के थ्रू बनने हुए होते हैं वो। जी दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट। हम्म, बट जी इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट व्हेनेवर वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी कंडक्टर। ठीक है, जी चलो गुड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट सर कैरिंग। कुछ लिखना हो तो मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए खाली, को लिखना होगा बता दूंगा। ऐसे रोज। हाँ सही है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर आपने कार्ड है। ठीक है, कार्ड के ऊपर आपने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पर आयरन फिलिंग्स रखी हुई है, और इनके ऊपर आपने क्या किया, डीसी करंट दिया हुआ है। ठीक है, अभी आयरन जी फिलिंग के ऊपर आपने वायर लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से आपने करंट गुजारा। जैसे करंट गुजारोगे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, आयरन फिलिंग के अंदर। जैसे मैग्नेटिज्म आएगा, तो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन क्या होगी, ये सर्कुलर मैग्नेटिज्म होगा। ईस्ट जी स्टार्टिंग फील्ड ये होगी, ये फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। ठीक है ना। सही। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सेट ऑफ concentric circles. The direction of the field depends on the current direction. You can work out the direction by using the screw rule. Imagine you are screwing a screw into the paper. The screwdriver must turn clockwise, the same direction as the field for the current going into the paper. Oh, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जी जब अगर into the paper है, समझो यहाँ करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ये पेपर के अंदर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसी तरह इनटू द पेपर। तो स्क्रू ड्राइवर को राइट क्लॉकवाइज आप रोटेट वो करो, टाइट करो, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर करंट जी आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, जैसे अगर इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव है, ये करंट पॉजिटिव है, नीचे से नेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिज्म की, लेफ्ट टू राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज ये वाली। ठीक है, और अगर हम्म, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज ये होगी। ठीक है, जी तो ये मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन हमें प्रिडिक्ट करने का तरीका है ये। और ये देखो, ये क्रॉस लगा हुआ है ना, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। क्योंकि डार्ट्स खेला आपने कभी, डार्ट्स में क्या होता है, जब आप किसी भी जी डार्ट को मारते हो बोर्ड में, तो आपको क्या दिखता है पीछे से, उसका क्रॉस, है ना। जी और अगर जी वही डार्ट अगर आपकी तरफ कोई फेंक दे आपके मुंह पे, तो आपको तो सामने से सर क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा ना, एरो का। जी
तो डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज, क्रॉस का मतलब इनटू द पेज, ठीक है। सर तो आप ये याद रख लो बस कि लिख लो उसको बल्कि ड्रॉ करके कि व्हेन करंट इज इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज एंड व्हेन करंट इज आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। नहीं देखो, व्हेन करंट इज इनटू द पेज, क्रॉस आगे इसका मतलब इनटू द पेज, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इनटू द पेज देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज अच्छा डायरेक्शन। ये सर्कल से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। जी। और आउट ऑफ द पेज में एंटी क्लॉकवाइज। हम्म अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कह रहे हो सॉलिनॉइड है, कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ शो की हुई है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, ये इनटू द पेज है, क्रॉस है, तो ये डॉट है, ये आउट ऑफ द पेज है, सही है। ऐसे ही यहाँ देखो, उसको जूम करता हूँ, ये क्रॉस है, ये इनटू द पेज है, ये डॉट है, आउट ऑफ द पेज है, सही है। जी तो इनटू द पेज की डायरेक्शन क्या होगी भाई, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो करंट डायरेक्शन है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड हो गई क्लॉकवाइज। जिस तरह ये डॉट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउट एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट जी पे दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, सही है। जी तो यानी कि दो कंडक्टर हैं ऐसे, पहले कंडक्टर में इनटू द पेज करंट जा रहा है, दूसरे कंडक्टर में आउट ऑफ द पेज करंट आ रहा है। तो ऐसे कंडक्टर जिनमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वो जगह साथ रखोगे ना, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेगी नीचे डाउनवर्ड। The currents are in opposite direction. Note that this is known also shows the field of a narrow coil viewed at 90 degree to the axis of the coil. दूसरे में ये current है in the same direction. Note that the neutral point with the field is cancel each other. अब यहाँ क्या है, या दोनों आउट ऑफ द पेज हैं, तो दोनों की फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो यहाँ पे आके टकराएगी एक दूसरे से, तो ना यहाँ ये एंटी जी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा, मैक्सिमम रिपेलिंग होगी, सही ठीक जी है। अभी देखो सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड पता है ना, एक कॉइल आपने जो है वाउंड कर दिया सिलेंडर के ऊपर, ये कॉइल जी वाउंड कर दिया, इस कॉइल को आपने यहाँ से पावर सप्लाई दी, तो यहाँ से करंट गया कॉइल के अंदर से, घूम घाम के पूरे हर हर पार्ट से कॉइल के निकला, हर तार से निकला, यहाँ है, यहाँ टर्मिनेट हो गया, क्योंकि ये कंडक्टर है और ये पावर सप्लाई है, तो इस कॉइल के अंदर आपने करंट दे दिया, तो करंट देने का इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है। जी तो ये सॉलिनॉइड कहलाता है, जब आप कंडक्टर ये कभी भी किसी जो है वो सिलेंडर के ऊपर वायर्स को माउंट करते हो ना, इसको सॉलिनॉइड कहते हैं, या कॉइल भी कहते हैं। जी सही तो इसमें करंट कैसे मैग्नेटिज्म आया, मैग्नेटिज्म आपको पता है कि बार मैग्नेट की फॉर्म बन गई ना एक तरह से, ये देखो कंडक्टर का शेप देखो, एक तरह का बार मैग्नेट बन रहा है ना ये। जी तो जी आपको पता है बार मैग्नेट की फील्ड तो ऐसे होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ऐसे। तो नॉर्थ से निकली जी साउथ में गई, यहाँ से भी नॉर्थ से निकली साउथ में गई, ठीक है। अब यहाँ नॉर्थ बन रहा जी है, यहाँ साउथ बन रहा है। द फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सोलिनॉइड, फील्ड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, देखो यहाँ लिखा हुआ भी, ठीक है। जी अब चलते हैं भाई ये देखने के लिए कि ये सारी हमने डिसाइड कैसे किया कि कहाँ नॉर्थ बनना है कहाँ नहीं बनना, तो आगे अगला टॉपिक उसी को देखेंगे हम। द सर्कस कंटेनिंग द नॉर्थ एंड साउथ शोज अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग विच एंड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट्स एज विच पोल, ठीक है। If you look at the right hand end of the solenoid, the current direction is anti-clockwise, the same as the arrow on the north. Look at the left hand end, the current in the clockwise direction, the same as the arrow on the south. तो इसमें हम कह रहे हैं solenoids are often used to make electromagnet with the solenoid being wound around an iron former. The presence of iron greatly increases the strength of magnetic field inside and near the solenoid. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, हम एक आयरन का सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर इसको वाउंड कर देते हैं, क्योंकि आयरन टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए बहुत अच्छा है, हमने शुरू में डिस्कस किया था
तो करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आयरन जैसे यहाँ से सप्लाई ऑफ हुई, आयरन के अंदर से मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कंडक्टर तो कॉपर का है, ये जो वायर है ना, वायर कॉपर के हैं। जिस सिलेंडर के ऊपर इसको माउंट किया हुआ ना, वो सिलेंडर आयरन का है, सही है। जी ये रीजन है क्योंकि आयरन स्टोर नहीं करता मैग्नेटिज्म। हमने जैसे ही करंट ऑफ किया, आयरन लूज कर जाएगा मैग्नेटिज्म, तो कॉइल में से भी खत्म हो जाएगा। कॉइल कॉपर का होता है, हमेशा तार कॉपर का होगा। सिलेंडर जो है ना, आयरन का भी होता है और स्टील का भी होता है, लेकिन हम टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए कभी भी स्टील यूज नहीं करते, वरना वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। पता चला आपने करंट तो ऑफ सही। कर दिया, मैग्नेटिज्म फिर भी है, मसला हो जाएगा ना ये तो। जी अच्छा, इसका तरीका ये है, अगर आप देखो ना, आपको नॉर्थ चेक करना है। आप अपने राइट हैंड के अंदर जो है ना, समझो सोलिनॉइड को पकड़ लो। सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ लो और एक सेकंड होल्ड करना बेटा। जी ठीक है, तो आप क्या करो, सोलिनॉइड को अपना, कोई भी पेन है तुम्हारे हाथ में, जी पेन सर। को अपने राइट हैंड में होल्ड करो। जी अब पेन को राइट हैंड में होल्ड करो और ऐसे रखो कि तुम्हारी जो फिंगर्स है ना, तुम्हारे आंखों के सामने आ रही हो। मतलब ऐसे राउंड करो फिंगर्स को कि तुम्हारी फेस पे आ रही हो, ना कि सामने स्क्रीन की तरफ जा रही हो, पेन को हाथ में पकड़ते हुए। तो तुम बताओ तुम्हारा थंब किस तरफ जा रहा है। राइट। राइट पे जा रहा है, तो जहाँ पे थंब होगा ना वो नॉर्थ होगा, सही है। वहाँ क्या होगा? नॉर्थ होगा, नॉर्थ। अच्छा, ठीक। ठीक है, सही है। तो ऐसा ही है। अब ये क्या हुआ, जब तुम्हारी फिंगर की कर्ल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, उसको डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो तुम्हारे जो थंब है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ना, तुम्हारा यहाँ से पॉजिटिव करंट गया, इसके अंदर गया, तो यहाँ से यहाँ यहाँ जा रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो ये इस कॉइल से बाहर तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है ना, हमेशा करंट तुम्हारी जी तरफ आ रहा है, फेसिंग। इसलिए कर्ल ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, हाँ। अगर ये उल्टा होता, यहाँ प्लस नहीं या माइनस होता, तो करंट यहाँ से फ्लो करता। जब करंट यहाँ से फ्लो करता तो ये करंट अंदर चला जाता, बोर्ड की तरफ चला जाता, स्क्रीन के अंदर। तो तुम्हारा कर्ल अब किस तरफ होता, मतलब तुम्हारे, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना? हाँ, तो तुम्हारा कर्ल ऑफ फिंगर तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं, कर्ल ऑफ फिंगर लैपटॉप की तरफ होता। तो तुम्हारा थंब कहाँ जी हो जाता, लेफ्ट साइड पे जाता। यस सर। तो नॉर्थ वहां बनता। ठीक है, सही है। तो अभी मतलब जिस अभी यहाँ जहाँ पे साउथ है वहाँ पे नॉर्थ होता, और जहाँ हाँ पे हाँ, नॉर्थ है वहाँ साउथ होता। ठीक, बिल्कुल सही। अब हम अच्छा सर, ये उस दिन जो आपसे बात हुई ना रिचेक वाले की, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो। फ्लेमिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मुझे आज तक समझ में नहीं आया सही तरह। इंशाल्लाह आज आ बहुत जाएगा, कंफ्यूजिंग लेकिन लगता है। इसको याद रखा करो भाई। आज समझ में आ जाएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई किसी कंडक्टर पे फोर्स कैसे बनती है। हमने कहा भाई हम फोर्स, हम करंट देते हैं कंडक्टर पे, उसमें मैग्नेटिज्म आया था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर फोर्स भी आती है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है, कंडक्टर घूमता है। और उस घूमने के एक्शन को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं मोटर एक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, जी मोटर एक्शन। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो मोटर का प्रिंसिपल क्या है, मोटर को आपने करंट दिया, मोटर के अंदर मोमेंट प्रोड्यूस होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है ना, मोटर घूमती है। जी तो इस एक्शन को इसलिए मोटर एक्शन कहते हैं कि भाई करंट की वजह से फोर्स है, फोर्स की वजह से मोमेंट है, टॉर्क कहते हैं इसको। ठीक है, हम्म तो ये कैसे होता है, उसमें प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, वो अभी हम यहाँ से देखते हैं। The motor effect and Fleming's left-hand rule. When a current-carrying conductor lies in a magnetic field, there is a force on that conductor. This is called motor effect. ठीक है, अब क्या हो रहा है, you will observe that the current and the field are at right angles to each other. करंट एंड द फील्ड, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसके बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, जी एक सेकंड होल्ड करना। तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा भाई हम जो है करंट और फील्ड को दोनों को राइट हैंड पे लेंगे, वो राइट एंगल पे लेंगे। कैसे, आप अपना लेफ्ट हैंड पकड़ो, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स खोलो। देखो, एक थंब, एक ये, और एक ये फिंगर। ठीक है, ऐसे रखो, तीनों जी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, थंब ऊपर की तरफ हो, फर्स्ट फिंगर जो है जी वो समझ गया। स्क्रीन की तरफ हो, और सेकंड फिंगर जो जी है ना राइट साइड पे हो। ठीक है, जी जी सही है। तो होगा क्या कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो,
और जो सेकंड फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही हो। तो जब ऐसे रखोगे सही ना है तो सर। आपको थंब की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ट्रस्ट। जी। ये फोर्स, ठीक है। जैसे अभी इसको देखते भी हैं। सर ये ओ लेवल से हट गया है क्या? सॉरी। ओ लेवल्स में से हट गया है क्या? नहीं नहीं, है। तो ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम वैसे? ऐसी वो है, क्या कहते हैं, रिकैप है। अच्छा ठीक है। इसके अंदर नहीं है, नहीं है। जी। ठीक है, तो आपको कहा भाई यू विल ऑब्जर्व द करंट इन द फील्ड आर एट राइट एंगल एंड द फोर्स इज एट राइट एंगल टू बोथ ऑफ दीस, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं इन तीनों को, जो इन तीनों एक साथ राइट एंगल पे है ना। तो जी। मेकिंग अ सेट ऑफ थ्री डायमेंशन एक्सिस, तीन डायमेंशन होगा एक्स वाई जी एक्सिस। So there will be no force on the conductor if it is parallel to the field. पैरेलल होगी फील्ड पे तो कोई ज्यादा इस पे फोर्स नहीं होगा, हो ही नहीं सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी तो ही फोर्स होगी। इट रिक्वायर एटलीस्ट अ कंपोनेंट ऑफ द करंट एट राइट एंगल टू इट। टू हेल्प रिमेंबर द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंट वेक्टर्स वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, which the first finger represents the field, that is magnetic field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट द करंट एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स। ठीक है, सिंपल है, इसको याद रखना, इसमें क्या मुश्किल है। ये सब भूल जाता था। याद रखो, उसको लिख लो अपने हाथ से, बार बार यो करके चलो उसको। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंडेंट ऑन द सर साइज ऑफ द थ्रस्ट और करंट। फोर्स एक ही चीज है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो क्या कह रहे हैं, किस किस पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द करंट। क्या मतलब हुआ, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तुम लिख लोगे सर भाई। एक सेकंड में लिख लूं फिर मैं। देखो, जी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। जी। दूसरा क्या था, दूसरा था द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड। यानी कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ या जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी ना, जितनी ज्यादा वाइंडिंग्स होंगी, टर्न्स होंगी, तो उतनी ज्यादा जो है आपको फोर्स मिलेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा वो मैग्नेटिज्म और करंट अपने अंदर से पास होने देगा, ठीक है। जी। तो ये क्या सर ये है भाई, लिखना लिख लो, बिल्कुल लिखो। कि F is directly proportional to L, ऊपर वाले में लिखो F is directly proportional to I। करंट थंब में लिखूं? हम्म, देखो थंब वाले में क्या लिखूं? हम वाले में नहीं, तुम्हें पहले वाले में लिखना है द साइज ऑफ द करंट, यानी लिखा हुआ देखो तीनों के लिए जनरल बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन दीज थ्री। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें लिखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये फोर्स के बारे में बता रहे हैं ना। तीसरा देखो द एंगल जी। द कंडक्टर मेक्स विद द फील्ड, ठीक है, एंगल द कंडक्टर मेक्स विद द फील्ड थीटा, ठीक है। F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द थीटा। कंडक्टर फील्ड से क्या बना, ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि इसका आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा कैलकुलेशन का। ये ओ लेवल में सिर्फ आपको बताया गया ऐसा होता है। यहाँ अगर आपको जी। फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना भी आएगी यहाँ पर, ठीक है। हम्म। अब देखते हैं कैसे। आपको दिखाया है यहाँ पर कि भाई एक कंडक्टर है, इसके ऊपर से करंट गुजर रहा है, सही है। जब करंट गुजर रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये रही, ये देख रहे हो, ये एरो है, ये आई है। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा जी। है, इस डायरेक्शन में बी है। बी कहलाता है फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आई करंट है, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक तरह से समझो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है। जैसे करंट की वैल्यू आई है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी तो कोई वैल्यू होगी ना, वो बी जी। कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और ये क्या है, ये ठीक। थीटा है, यानी कि फील्ड और करंट के बिटवीन क्या थीटा बन रहा है, ये थीटा इसको दे दिया कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो और करंट के बिटवीन एंगल कितना है, सही है। ठीक। तो अब आपने कहा इसकी डेरिवेशन करते हैं भाई। फोर्स ऑन करंट कैन कंडक्टर एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, अब आपके पास ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
क्योंकि ये कंडक्टर है ना, कितना कंडक्टर सामने आया है फील्ड के उसको लेंगे सिर्फ, ठीक है। ये तो कंडक्टर तो बहुत लंबा है, लेकिन जो फील्ड के सामने आ रहा होगा सिर्फ उसको लेंगे, उस लेंथ को लेंगे। वो लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, सही है। जी, इसको हमने नाम दे दिया एल। सही। अब हम कहते हैं द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ करंट आई लाइंग एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द फील्ड will experience a force of F that is vertically into the plane of the paper. अब प्लेन ऑफ पेपर में फोल्ड फोर्स कहाँ होगी, अब देखो ना लेफ्ट साइड पे देखो। तुमने पहला जी, पहला फिंगर ली आई की तरफ, दूसरी फिंगर ली तुमने नीचे की तरफ, सेकंड फिंगर नीचे की तरफ करो, फर्स्ट फिंगर राइट की तरफ करो, तो जो तुम्हारा थंब है वो कहाँ आएगा? ऊपर ही जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हारा ये क्या हुआ, कंडक्टर लेंथ कैरिंग करंट कैरिंग लाइंग एट एंगल थीटा टू द फील्ड तो एक्सपीरियंस अ फोर्स वर्टिकली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर पड़ेगा ये। तो आपने कहा जैसे हमने पीछे पढ़ा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू थ्री थिंग्स, कौन कौन सी? I दैट इज करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा तीसरा थीटा, तो इधर हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लेंगे? क्योंकि हमें बेसिकली ये करंट है, ये थीटा है, सही है। हमें बेसिकली जी, साइन थीटा लेना है कि जिस डायरेक्शन में ये इनका थीटा बन रहा है इस डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि हम इसको परपेंडिकुलर कर सकें। क्योंकि बेसिकली हमने तो कहा है ना करंट और बी को परपेंडिकुलर होना है, तो आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? आई साइन थीटा, आई साइन थीटा ये होगा। अगर आई कॉस थीटा होगा तो वो तो ये हो जाएगा ना, वो तो फ्लक्स डेंसिटी के पैरेलल हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। आई साइन थीटा चाहिए ताकि हमें ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी यहाँ से ऊपर से नीचे, तो आई जो है लेफ्ट से राइट होना चाहिए ना, समझ रहे हो। जी, तो हमने क्या किया, आई साइन थीटा ले लिया, आई साइन थीटा ये लेंथ होगी, तो हमने लिख दिया कि भाई एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई एल साइन थीटा, ठीक है। जी। अब हमें किसी ने कहा कि भाई अब आप इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाएं और क्या इंट्रोड्यूस करें, कांस्टेंट। ये लिख लो तो ना। हाँ लिख लो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। तो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाया और इक्वल्स टू और कांस्टेंट डाल दिया, तो इक्वल्स टू डाला और कांस्टेंट क्या डाला भाई? कांस्टेंट आपने बी को डाला, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। जी, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एफ इजिकल्स टू बिल साइन थीटा, सही है। हम्म। इससे आपको याद रखो एफ इजिकल्स टू बिल साइन बी थीटा, है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। ठीक है। यानी कि मैग्नेटिज्म कितना स्ट्रांग है बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या जी, वैल्यू है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स per unit length on a straight conductor carrying unit current at right angle to the field, ठीक है भाई। ठीक। आप लिख लो सर। हाँ लिख लो, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, इसको भी लिख लो। डेफिनेशन में क्या लिखूं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ स्ट्रेट एक कंडक्टर, सेकंड। ठीक है। ये तो देखो मैं समझाता हूँ ये मैं। सर फिर से बताइएगा। देखो मैग्नेटिक ये फ्लक्स, जो लिखा हुआ है। हाँ ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मतलब फास्ट बोल रहा था। अच्छा। लिख लिया। सर एक सेकंड। हाँ भाई, हो गया, हाँ ऑलमोस्ट। बस आखिरी उस पे हूँ। तो लिख लो।
सर वो भी लिख लूँ जो उसकी वो है वन इक्वेशन। टेस्ला, हाँ इक्वेशन भी लिखो। ठीक। देखो भाई फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली ये होती है कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी यूनिट लेंथ पे आ रही होंगी ना, और वो यूनिट लेंथ किसकी होगी, वो कंडक्टर की होगी जो करंट जिसमें से गुजर रहा होगा, ठीक है। और वो ठीक। बेसिकली राइट एंगल पे होनी चाहिए फील्ड से। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो बेसिकली ये कहाँ से डिफाइन किया है, इन्होंने डिफाइन किया है इधर से। फोर्सेस हैं, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एट राइट एंगल। राइट एंगल क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। जी। और इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी आर। देखने में यहाँ से अगर ड्राइव करो तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर हो जाएगा ना, तो यहाँ से जी। ड्राइव करो। लेकिन इसका मशहूर नाम है टेस्ला। जो टेस्ला आपके मशहूर अच्छा। साइंसदान है ना, जिन्होंने जी जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिक फील्ड्स, फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, पता नहीं किस किस पे काम किया है। और उस जमाने में वायरलेस नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। वो तो अलग बात है कि भाई आपके एडिसन साहब ने चोरी कर लिया उनका कॉन्सेप्ट और जाके अपने नाम से पब्लिश किया। हाँ हाँ हाँ। वो एडिसन की इजाद सही नहीं थी, उसके तो बल्ब फट रहे थे भाई। ये टेस्ला का ओरिजिनल जो असल काम था ना, वो टेस्ला का था। वो निकोला टेस्ला जो था। हाँ ना। अच्छा। चलो खैर, क्या कह सकते हैं। अच्छा सर एक सेकंड, अब ये बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बस बिल्कुल। है ना। एफ है फोर्स, आई करंट है, एल लेंथ है, और हम्म, थीटा एंगल। एंगल किसके बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बिटवीन, ठीक है। देखो ऊपर नजर भी आ रहा है जी ना, कंडक्टर के बिटवीन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और जी। कंडक्टर के बिटवीन। सर मैं एक सेकंड ये लिख रहा हूँ। हम्म। एंगल बिटवीन, फिर से बताइएगा। क्या, एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बस। सही। अब वन टेस्ला को अगर डिफाइन करना हो, वन टेस्ला को डिफाइन करने का मतलब है कि आप इन सबको वन वन कर दो, फोर्स को वन कर दो, आई को वन कर दो, एल को वन कर दो, ठीक है। तो जी। सारी वन कर दो तो ये वन टेस्ला बन जाएगा, जो बी है ना वन टेस्ला बन जाएगा। तो हम वन टेस्ला कहते हैं, वन टेस्ला डिफाइन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि वो बी जो, जिसके अंदर acting normally to the straight conductor, ठीक है, carrying a current of 1 ampere causes a force per unit length of 1 न्यूटन पर मीटर। देखो सबको वन जी। कर दिया, ठीक है ना। मैंने कहा ना सही। मैग्नेटिक वन टेस्ला इज दैट फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि बी की वो वैल्यू जिसके अंदर फोर्स भी 1 न्यूटन हो, करंट भी 1 एम्पेयर हो, लेंथ भी 1 मीटर हो, तो ऐसी फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला के बराबर होती है, ठीक है ना। जब सब अच्छा वन तो वन मैं होते वन हैं, टेस्ला के नीचे में क्या लिखूं? ये रही ना डेफिनेशन, ये रही, लिख लो ये। अच्छा ये पूरा लिख लूं? Yes. जरूरत है लिखने की सर ये? हाँ, जरूरत है लिखने की है? जरूर है, आता है इसमें सवाल आता अच्छा। है, और क्या। One Tesla defined as a magnetic flux density that acting normally, normally का मतलब क्योंकि theta equals to 90 degree, normally to a straight conductor carrying a current of 1 ampere causing a
फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 1 न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। फोर्स 1 जी न्यूटन की है और लेंथ 1 मीटर की है। तो बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है, F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ठीक है। जी अब इसके बाद एग्जांपल देखो, सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर मतलब 1 न्यूटन की फोर्स और 1 मीटर की लेंथ जी पर है ना। जी सर। इसका सवाल देखते हैं। A copper power cable of diameter 2.5 centimeter carries a current of 2000 ampere. डायमीटर इसका कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है और करंट 2000 एम्पेयर टू फॉर्म टू अ फार्म, एक फार्म को सप्लाई मिल रही है कॉपर केबल की तरफ से, पावर केबल है। उस केबल का डायमीटर 25 सेंटीमीटर है और उस केबल में से 2000 एम्पेयर का करंट जा रहा है किसी फार्म को। डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन सक्सेसिव टेलीग्राफ पोल्स, ठीक है भाई, अलग अलग टेलीग्राफ पोल्स हैं इनके बिटवीन 50 मीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सेक्शन ऑफ केबल बिटवीन these two telegraph poles due to Earth's magnetic field. You may consider the wire to be at right angle to the Earth's magnetic field. देखो पहले ही बता दिया कि भाई ये राइट एंगल पे है। जब राइट एंगल पे है तो आपको थीटा क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। 90 डिग्री का मतलब है साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो आपका फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू बिल साइन थीटा से हट के एफ इक्वल्स टू बिल हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। जी आपको कहता है भाई आप निकालो फोर्स, तो फोर्स निकालनी है तो आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, आपको करंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको डायमीटर दिया हुआ है और क्या क्या गिवन है आपको। सर, हम्म। ऐसा हो सकता है कि अगर जब साइन 90 ना हो तब भी हमें बोले कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हमें तो इस्तेमाल या हो हमें जाती ये है तो फॉर्मूला जो, सिर्फ साइन नहीं 90 नहीं के वक्त ही इस्तेमाल करना है? नहीं नहीं, साइन 90 तो एक्सेप्शनल केस है, हर वक्त आप यूज कर सकते हो, बस जो थीटा गिवन होगा वो डालना होगा, ठीक है। अच्छा, साइन 30 भी हो सकता है, बिल्कुल साइन हो सकता है 25 50। तभी तो थीटा इंट्रोड्यूस किया है फॉर्मूले में, वरना तो हटा देते, शुरू से ही रखने की जरूरत ही नहीं थी। साइन ठीक है 90 पे तो 1 हो सर। जाएगा, ये वो तो उसमें तो रखने की जरूरत ही नहीं है। जी आपको डेटा में क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी 8900 केजी ओ पर मीटर क्यूब, ये है फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी ये डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी तो ये है, टेस्ला यहाँ है ना। जी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो है 30 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। और कॉपर की अपनी जी डेंसिटी क्या है, 8900 केजी पर मीटर क्यूब, सही है। ये क्यों है, आपको क्या जी कंपेयर दिस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द केबल, ठीक है भाई। अब आपने जी क्या किया, आपने सिंपल एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा लगाया, बिल साइन थीटा में आपने बी लगाया 30 माइक्रो टेस्ला, 30 माइक्रो, फिर आपने करंट 2000 ले लिया, ठीक है। फिर आपने लेंथ ले ली 50, लेंथ 50 कहाँ से आई चलो बताओ। लेंथ 50 कहाँ से हुई? एक मिनट अभी देखो, हाँ ये डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन द सक्सेसिव टेलीग्राफ पोल्स, तो 50 मीटर का डिस्टेंस है, जो जी जिधर से करंट गुजर रहा होगा वो पूरी केबल 50 मीटर की है ना, ठीक है। जी जी तो आपने कहा कि 50 मीटर की आपकी लेंथ हो गई, साइन 90 होगी, तो पूरा मल्टीप्लाई करके 3 न्यूटन आ गई फोर्स। 3 न्यूटन वो जी फोर्स है जो इनके बिटवीन होगी, जो कि ड्यू टू दिस करंट होगी, ठीक है, और मैग्नेटिज्म होगी, जी जी क्लियर है। जी ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है जिसकी वजह से मोटर एक्शन आएगा। ठीक। अच्छा सर, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मे कंसीडर द वायर टू बी एट राइट एंगल्स टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे हो। यहाँ पे देखें, इन्होंने लिखा हुआ है, यू मे कंसीडर द वायर टू बी एट राइट एंगल्स टू द अर्थ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड। तभी तो 90 लिया इसको हमने, अगर ये नहीं देता तो ये अलग से हमें देता ना एंगल पर। एंगल देता, बिल्कुल एंगल देता, इसके बगैर तो सॉल्व ही नहीं हो ठीक सकता। है। ठीक है, अब आपसे क्या मांगा है, अब इसने मांगा कंपेयर दिस विद द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द केबल। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, W/mg होती है, ठीक है ना, ऐसे ही है। जी अब W/mg के लिए आपको जी चाहिए होगा, तो जी का तो ये तस्वुर नहीं है, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको इसका पहले मास निकालना होगा, सॉरी जी तो है हमारे पास 9.81 होता है, आपको इसका मास निकालना होगा। तो मास कितना है, एम नहीं है हमारे पास, हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी है और डायमीटर है। तो डायमीटर से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, डेंसिटी हमें गिवन है, हम क्या करेंगे भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। जी मास को जी से 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ग्रेविटेशन फील्ड मिल जाएगी। जी
ऐसे ही है ना। जी जी तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, इसका 2.5 सेंटीमीटर जो है वो है डायमीटर है, इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। और हमारे पास जो वो है वॉल्यूम ऑफ वायर है, वायर की एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एल है। तो पाई जी आर इसका डिवाइड 2.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है आर। और एल जी आर स्क्वायर कर देंगे इसको, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। जी और लेंथ हमें 50 गिवन है, जो कि यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ पर वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये आपने निकाल लिया 0.025 मीटर क्यूब, ठीक है। और मास आपने यहाँ से जी कैसे निकाल लिया भाई, आपको वॉल्यूम मिल गया, डेंसिटी आपको गिवन थी, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को। डेंसिटी इक्वल टू मास जी अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपको जी जी क्या मिल गया, मास 220 केजी मिल गया। इसको आप जी 9.1 मिला के 2200 न्यूटन आ गया। तो अच्छी खासी बड़ी हम्म। फोर्स है ये। This is almost 3 order of magnitude, that is 1,000 times bigger than the magnetic force on the cable. तो तो 1 ऑर्डर होता है 1000। अरे 1000 मतलब टाइम्स, इतने टाइम्स। देखो ना इस पे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, तकरीबन 3 न्यूटन थी, ठीक है। जी, तो इस पे तो ये ग्रेविटेशन जो बोल फील्ड, रहा है कि 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। 3 order मतलब 3 टाइम्स की, मतलब तकरीबन टू 3 टाइम्स, अच्छा ठीक है ना। ठीक है ठीक 2200 न्यूटन है ये। और वो कितनी है, है वो जी सिर्फ 3 न्यूटन है। तो इसका मतलब इस तरह के सिस्टम में आपकी मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम होगी, आपकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी। इसका मतलब वो ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट कर रही होगी इसको ज्यादा, जी और अर्थ के मैग्नेटिज्म इस पे इतना नहीं लग रहा होगा, समझ रहे हो। जी। अच्छा तो सर अगर मैं इसकी जगह लिखता कि दिस इज ऑलमोस्ट 3000 टाइम्स बिगर देन द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, हाँ बिल्कुल सही है, तो सही बिल्कुल होता सही, ना। सही है। ठीक तो ये मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया, फ्लक्स डेंसिटी कैन बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग अ सिंपल करंट बैलेंस। इसमें आपने क्या किया भाई, हॉर्स शू मैग्नेट रखा है, इसका आपने ग्राम में वो लिया, मास लिया। ये कंडक्टर्स हैं, आपका सर्किट है, यहाँ स्विच है, यहाँ आपने पावर सप्लाई दे दी, ठीक है भाई। अब जी आपने यहाँ पर सारी मेजरमेंट जो ऊपर वाले सवाल में थी ना, कि कितना वॉल्यूम है कंडक्टर का, कितना मास है, उसके बाद उसका जो है लेंथ ली, फिर इसको एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर दे देगा सही कि कितना होगा। सर ये एक्सपेरिमेंट है, पढ़ लेना इसको, जी। तो इतने ज्यादा सर वो आज के कितने रखे। क्यों, क्या कंप्लीट नहीं करना सर कितना है सर। कोर्स, नहीं हो जाएगा, 2-3 टॉपिक्स ही नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, मसला नहीं तो अगली क्लास में हो जाएगा ये, है। तकरीबन हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से शुरू करते हैं फिर। हाँ एक का चैप्टर होता, टॉपिक थोड़ा सा इसका रह जाए, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस में एमआरआई रह जाएगा, ये थोड़ा लेंदी है। हम्म तो